तो ये हो गया समापन कोडॉन और ये हो गए आरंभन कोडॉन। ठीक है भाई, अब आगे क्या होगा, जब आरंभन कोडॉन, जहां पर समापन कोडॉन आ जाएगा वहां पर प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लाइसिंग का एक तो ये, हालांकि ये बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ और इसको ज्यादा माना भी नहीं गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओरिजिनल स्प्लाइसिंग की प्रोसेस की, उसमें होगा क्या। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में होगा क्या कि इंट्रोन और एक्सोन को पहचानेंगे कैसे। देखो, पहचानना बहुत जरूरी है, आपके पास एड्रेस होगा तभी तो आप कहीं पहुंच पाओगे। तो आरएनए पॉलीमरेज या स्प्लाइसियोसोम ये क्या करेगा, पहले एड्रेस पता करेगा कि कहां से कट करना है। ठीक है, क्योंकि स्प्लाइसियोसोम क्या होता है, वो खंड या वो टुकड़ा जो स्प्लाइसिंग करेगा। ठीक है, जैसे ये एमआरएनए है। ठीक है जी, अब इस एमआरएनए में क्या है, ये कंडीशन है, इस एमआरएनए में कैसे पता चलेगा, ये 5' से शुरू और 3' पर खत्म होगा। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार कि हमेशा क्या होगा, स्प्लाइसिंग जब भी शुरू होगी ना, या डीएनए पर आरएनए बने या डीएनए पर रेप्लिकेशन हो, यानी डीएनए पर डीएनए बने या डीएनए पर आरएनए बने या फिर आरएनए के ऊपर प्रोटीन बने, हमेशा उनकी डायरेक्शन 5 to 3 ही होती है ना, यानी 5 से हमेशा 3 की दिशा में ही बनेगा। एक बात, उसके बाद आगे बात करते हैं कि ये जो 3-3 का क्रम हो गया है ना, जैसे यहाँ पर AUG या जो भी लिखा होगा यहाँ पे, वो क्या है, वो इसका 3-3 अनुक्रमों का कोडोन होता है। अब मान लो यहाँ बीच में ये खंड ऐसे हैं, 2-3 खंड ऐसे हैं। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये एमआरएनए का ऐसा हिस्सा है जो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूरिडिन, ठीक है, जैसे आपको पता है ना कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, जो कि इसमें होता नहीं है, यहाँ होता है यूरेसिल, और क्या होता है इसके अलावा, साइटोसिन। तो ए तो यू के साथ बाइंड होगा, है ना, कब, जब टीआरएनए बनेगा। अभी हम एमआरएनए की स्प्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। तो एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में सीधी सी कहानी ये है कि जब एयूजी से शुरू होना है ना, तो जो हिस्सा काम का नहीं है वहां पर बहुत सारे ऐसे खंड आ जाएंगे जो इस तरीके से इससे लग जाएंगे, और लगने के बाद ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, उसे बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम वो कॉम्प्लेक्स, वो जटिल होता है जो स्प्लाइसिंग करता है। ठीक है, आगे बात करें कि स्प्लाइसिंग को करने के लिए जो स्प्लाइसियोसोम आया उसमें क्या क्या होगा, उसमें यूरेसिल बहुत अधिक मात्रा में होगी और उसके टाइप्स होंगे U1, U2, U4, U5 एंड U6। और उस पूरे को क्या बोलेंगे, जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कणों के साथ एसएनआरएनए से जुड़े हुए विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, स्प्लाइसियोसोम होते क्या हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं एक तरीके से, है ना, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है छोटी छोटी सी, जो एसएनआरएनए के साथ जुड़ेगी, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए इज कॉल्ड एसएनआरएनए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे खंड है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, यूरेसिल अधिक होती है, यूरेसिल अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसको कई बार स्नॉप्स भी कहते हैं, स्नॉप्स। ठीक है, स्नप्स का मतलब ये होगा क्या, स्प्लाइसियोसोम है, वो इसकी यूनिट है। ठीक है, अब स्प्लाइसियोसोम छोटे छोटे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के खंड हो गए जिसमें यूरेसिल ज्यादा है। कौन कौन सी टाइप की यूरेसिल होगी, U1, U2, U4, U5। ठीक,
और इसके अलावा U6। तो इस तरीके से क्या बनेगा, mRNA पर एक स्प्लाइसियोसोम बनेगा U6। देखो भाई, जो अभी तो आपके नॉर्मली स्प्लाइसियोसोम की पूरी घटना पूछ ली जाएगी बीएससी वगैरह में, तो लेकिन अगर आप कंपटीशन देने उतरोगे ना, तो वहां पर साइंस में रिसर्च में आपसे ये पूछा जाएगा कि जब एमआरएनए के ऊपर स्प्लाइसिंग हो, एमआरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, एक तो भाषा इतनी भयानक लिखी रहेगी कि कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का निर्माण होने वाला है, तो एमआरएनए रेडी नहीं है, तो उसके अंदर इंट्रोन है, एक्सोन है, तो पढ़ते पढ़ते वैसे ही परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन बस इतना सा होगा उसमें कि ये जो एमआरएनए है, इसके ऊपर स्प्लाइसियोसोम आके जुड़ गया, तो पहले कौन सी यूरेसिल हिस्सा आएगा, U1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पूरा सिस्टम पता है, बस यही समझ में नहीं आया कि पहले कौन सा आगे जुड़ेगा, तो पहले आता है U1। अब ये तो आ जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एमआरएनए जब बनेगा तो उसके लिए एमआरएनए बनाने के लिए डीएनए के ऊपर वैसे तो आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये आप लोग बताओ मुझे। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों से कि डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो कौन से टाइप का आरएनए पॉलीमरेज काम में आता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। अभी जस्ट पढ़ाया है इसी को। ठीक है, तो आप बताइए। तो कुल मिला के यहाँ पर पहले U1 आएगा, देन आफ्टर U2, U4 एंड U5 ये एक साथ आएंगे, और फिर फाइनली U6 आएगा और आकर के जुड़ेगा इंट्रोन पर। इंट्रोन किसे कहेंगे, जहां पर एक्सोन खत्म होगा या दूसरा एक्सोन शुरू हो रहा है ना। तो एक एक्सोन ये हो गया, एक्सोन मतलब जो हिस्सा प्रोटीन बनाने में काम में आने वाला है वो एक्सोन, और जो हिस्सा एमआरएनए का प्रोटीन बनाने में काम में नहीं आने वाला है उसे बोलते हैं इंट्रोन। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। डीएनए से आरएनए जब बनता है तो आरएनए पॉलीमरेज कौन से टाइप का यूज होता है वो आप बताइए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एक्सोन हो गया और इंट्रोन हो गया। तो एक्सोन कहां पर, इंट्रोन हमेशा GU से शुरू होता है और AG पर खत्म होता है। GU, जहां पर इसमें GU होगा, बीच में कुछ भी हो, इसमें AG जहां पर आ गया, इसका मतलब ये पूरा हिस्सा क्या है, ये पूरा इंट्रोन मान लिया जाएगा। तो यहीं पर आकर के सबसे पहले U1 आकर के जुड़ेगा, फिर U2, U3 और U4 एक साथ जुड़ेंगे, 3, 4 और 2 ये एक साथ जुड़ेंगे, U5 एंड फिर U6। इस तरीके से पूरा इसको कवर कर देगा। कवर करने के बाद इसको GU और AG इसको ऐसे घुमा दिया जाएगा, इसकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी। ये कहां से शुरू था, GU से शुरू था ना, तो GU इधर और AG इधर, बोलो आगे पास पास। बाकी के ये जो खंड थे, ये वाला हिस्सा अब इसके बिल्कुल पास में आ गया, तो इस तरीके से ये जुड़ जाएगा यहाँ से। और ये क्या बना, ये जो एक लूप बना, ये जो एक छल्ला जैसा बना, इसे क्या बोलते हैं, लैरिएट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, लैरिएट। ये जो है टूट जाएगा। जनरली इंट्रोन जो होते हैं ना, वो लगभग 10 नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम होता है, जिसमें अंतिम क्षार AG होगा, है ना भाई, AG से खत्म हो रहा है तो। और जो AG इंट्रोन का लास्ट है, वही एक्सोन का क्या है, फर्स्ट है ना। हुआ कि नहीं हुआ, तो यहीं पर आकर के कौन जुड़ेगा, स्प्लाइसियोसोम कहिए या स्नप्स कहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले U1 आता है। ठीक है, आप में से कोई आंसर क्यों नहीं देता क्वेश्चंस का, समझ में नहीं आता या आंसर देना ही नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि डीएनए से जब आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन उस प्रोसेस को कहते हैं, उसमें कौन से टाइप का आरएनए पॉलीमरेज काम में आता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। बस इतना सा सवाल है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। आरएनए पॉलीमरेज 2, वेरी गुड विपिन कुमार। ठीक है भाई, चलो कोई तो एक्टिव है। ठीक, ऐसा नहीं है कि बहुतों को आंसर पता नहीं हुआ, कुछ तो बस आलस कर जाते हैं कि क्या आंसर देना, चलो जैसे पढ़ा रहे हैं चलने दो, है ना। आलस मत करो, आपके जवाब से पता रहता है कि हाँ बच्चे एक्टिव है, कुछ समझ में आ भी रहा है उनको। क्लियर।
तो आगे बात करते हैं आरएनए की स्प्लाइसिंग में, है ना। स्प्लाइसिंग के बाद क्या होगा, एजी और जी अनुक्रम बचता है जिसमें से इंट्रोन को निकाल देते हैं। क्यों भाई, सीधी सी बात है ना, जीयू से क्या हुआ, शुरू हुआ इंट्रोन, एजी पर खत्म हुआ। ये एक्सोन है, इसका एजी यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये एजी से शुरू हुआ, तो ए जी ए ये लास्ट वाला बच गया, बाकी का यहाँ से सब निकाल दिया जाता है क्योंकि जी ए जी, सॉरी एक मिनट, हाँ देखो होगा क्या, इसको समझाती हूँ। ये जी यू पे खत्म हुआ और सॉरी जी यू पर इधर वाला एक्सोन तो खत्म हुआ और इधर वाला एक्सोन जो है वो एजी से शुरू हुआ क्योंकि बीच में क्या इंट्रोन है। इंट्रोन हमेशा जीयू से शुरू होगा और एजी पर खत्म होगा। अब हुआ क्या, ये और ये आपस में यहां से ऐसे इन्होंने लेरिएट बना लिया, ये बन गया। अब इस लेरिएट में क्या है, यहाँ क्या है, जी यू तो ऊपर चला गया, ए और जी ये रहा, तो ये यू वाला इतना हिस्सा काट दिया जाएगा, ये जी ए जी जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, जी ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ से यू में जो भी कुछ था ये ए और जी, यानी कि ये एक्सोन नंबर सेकेंड और ये एक्सोन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ, ये बोली जाती है आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है, स्प्लाइसियोसोम की वजह से होती है। क्लियर। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्प्लाइसिंग से पहले, स्प्लाइसिंग हुई उससे पहले कुछ क्षार युग्मों को क्या किया जाता है, जल अपघटन कर देते हैं, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो एटीपी क्या देगी, ऊर्जा देगी। एटीपी क्या करेगी, एडीपी और आईपी, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, किससे बनी वो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बनी होगी, ठीक है। तो एटीपी का जल अपघटन हो जाता है और उसके बाद स्प्लाइसिंग स्थल पर एसएनआरएनए आ जाता है, यानी कि वो पूरा आ गया। आने के बाद क्या होगा, एक लाइन में एक्सोन्स को व्यवस्थित कर दिया जाएगा, इंट्रोन का लूप बनेगा और वो एक जहां पर वो खत्म होगा उसे बोलते हैं ए साइट, ए मतलब ए साइट, जहां पर क्या होगा, गलन होकर के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ा जाएगा और लूप खत्म किया जाएगा। इंट्रोन जो एक लूप जैसा बनाती है उसे लैरिएट इंट्रोन कहते हैं, ठीक है। U2 एंड U6 जो है वो एक तरीके से कैटालाइटिक सेंटर बनाते हैं, यानी कि प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करवा देते हैं। U2 एंड U6, ठीक है, क्या करेंगे, प्रोसेस को जल्दी करवाने का काम करेंगे। स्प्लाइसिंग की घटना में दो ही क्रियाएं होती हैं केवल, पहला दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का आदान प्रदान होगा और इसके अलावा इसमें एटीपी खर्च नहीं होती है। लेकिन पहले क्या होगा, स्प्लाइसिंग से पहले क्षार युग्मों से के द्वारा एटीपी का जल अपघटन होता है, यानी कि स्प्लाइसियोसोम आ गया ना जब यहाँ पर, इसको फिर रब करके बताते हैं एक बार आपको, ठीक है। देखो भाई, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ठीक है। अब इस 5 डैश 3 डैश में ये क्या है, ये एजी पर खत्म है ना, और एयू से शुरू होता है, सॉरी जीयू से शुरू होता है ना, जीयू से इंट्रॉन शुरू हुआ और एजी पर खत्म हो गया, तो ये पूरा इंट्रॉन है, ये कटवाना है। अब काटने के लिए पहले क्या होगा, सबसे पहली प्रोसीजर में क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो गया। जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तब एक्टिवेशन होगा। अब यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूट जाएंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अब ये कहां से आ गए, देखो अगर इसको ऐसे ना समझ के हम ऐसे समझे ना, अगर इसको हॉरिजॉन्टल ले हम, वर्टिकल ले लिया, ठीक है जी, ये यहाँ पर है ए और जी, जिस पर ये खत्म होगा, और जी और यू पर ये जी है, ये यू है, यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म, ये इंट्रॉन खत्म करना है अपन को। तो क्या होगा, इसकी कंडीशन यही तो है,
कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, जैसे मान लो G है यहाँ, चलो ठीक है सब G है यहाँ CH2OH है यहाँ, तो यहाँ पर फॉस्फेट आ गया। क्लियर हो गई बात? यानी इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये टूटेगा तभी तो वो ऊपर वाले नाइट्रोजनी जो क्षार चल रहे होंगे, यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, वो फिर किसी और से जुड़ रहा होगा, तो यहाँ की शुगर और वहां की शुगर को ही तो जोड़ना है, ये बीच वाला तो हटाना है एक तरीके से। तो इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को सबसे पहले तोड़ दिया जाएगा, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। एटीपी के हाइड्रोलाइसिस की वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूट गए। उसके बाद अब इस एरिया में कौन आकर के जुड़ेगा? U1, देन आफ्टर U2, U3, U4, फिर उसके बाद ये इतना आ गया, इतनी कंडीशन आ गई। आने के बाद फिर धीरे धीरे इस पर U5 और U6 आएगा। U5 और 6 और बाद में आएंगे, पहले इतना हो गया। इतना होने के बाद U1 आइडेंटिफाई करेगा कि जुड़ना कहां पर है, GU यहाँ पर लिखा होगा ना, GU ऐसे कहीं इधर होगा, तो इस एरिया में U1 आ गया। फिर U2, U3, U4 ये पीछे पीछे चले आए। आगे आने के बाद इसका लेरिएट बन गया, इसको इधर समझ लो, ये लेरिएट बन गया। अब ये लेरिएट तो कट होना है, बिल्कुल अलग होना। अब यहाँ पर क्या होगा? U1 पहले से था, U2, U3, U4 पहले से था, U5 आएगा और U6 इसके पास आएगा। 2 और 6 मिलकर के इस प्रोसेस को जल्दी करवा देंगे, उत्प्रेरित कर देंगे। ठीक है, जब उत्प्रेरण हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? ये धीरे धीरे गलेंगे और गलने के बाद क्या हो जाएगा? ये पूरा लेरिएट अलग हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ से टूटे होंगे ना, ये लेरिएट ये छोड़ के गया इस छोटी सी जगह को, यहाँ पर फिर से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये तो इंट्रॉन हो गया खत्म और ये एक्सॉन 1 और ये एक्सॉन 2 ये इसमें ऐड हो गए। अब आगे बात समझ में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग की ये जो क्रियाविधि और भी होती है इसके अलावा। ठीक है, एक बात याद रखना, इस मेथड में कहीं भी हम ये नहीं लिखेंगे कि स्प्लाइसिंग में एटीपी यूज हुई, क्योंकि एटीपी स्प्लाइसिंग होने से पहले आई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंट्रोन और एक्सोन में एटीपी यहाँ जब स्नप्स आ गया, स्प्लाइसियोसोम आ गया, तब एटीपी का कोई काम नहीं है, उससे पहले एटीपी आई थी। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग तभी मानी जाएगी शुरुआत जब स्प्लाइसियोसोम साइट पर आ गया, उससे पहले क्या तैयारी हो रही है डजंट मैटर हियर। ओके, तो स्प्लाइसिंग की दूसरी जो क्रियाविधि है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।